हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं एटम की डेफिनेशन। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। चलो ये तो सभी बच्चे को पता है कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो, उसको हम एटम बोलते हैं। अब कितना स्मॉल है? इतना स्मॉल है कि हम एक एटम को, सिंगल एटम को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एटम क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अब चेक करते हैं डेफिनेशन में नेक्स्ट क्या लिखा। नेक्स्ट लिख दिया विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो सिंपल सा है, एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो टाइप के एटम हैं। एक जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे, अकेले रह लेंगे। दूसरे कौन से हैं? डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, अकेले नहीं रह सकते, किसी ना किसी से अटैच होंगे। अगर अटैच होंगे तो उनके लिए बोलेंगे वो एग्जिस्ट करेंगे इन कंबाइंड स्टेट, किसी ना किसी के साथ अटैच होके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे, फर्स्टली वो एलिमेंट या फिर वो एटम जो एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। वो कौन कौन से हैं हमारे? नोबल गैसेस के एटम, जो सारी की सारी नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर नेक्स्ट भी बोल सकते हो आप क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये सारी की सारी क्या है हमारी? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। इनर्ट क्यों बोला इनको? क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते। अगर रिएक्ट करते तो किसी के साथ अटैच हो जाते, बट ये रिएक्ट नहीं करते तो इनर्ट हैं, इसी के कारण इसे इनर्ट गैस बोल दिया। तो इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस के एटम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे। अब कौन से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते? तो इनको छोड़कर, नोबल गैस को छोड़कर बाकी जो पेंडिंग बचे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, कुछ भी बोल दो। तो चलो यहाँ पे 3-4 लिख दिए मैंने। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एटसेट्रा डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करेंगे, किसी के साथ अटैच हो जाएंगे तो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल H कभी क्लोरीन से अटैच हो जाएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, या फिर कभी ऑक्सीजन से अटैच होके H2O वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली कार्बन, ऑक्सीजन कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते जे। तो अब चेक करते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि जब एटम्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पे किसका फॉर्मेशन होगा? जिसका भी फॉर्मेशन होगा उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो चलो एक बार इसका डेफिनेशन चेक कर लें। तो लिखा व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन। तो जब 2 और मोर एटम कंबाइन करते हैं, कंबाइन होने से जो भी फॉर्म होगा उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जो 2 और मोर एटम कंबाइन करेंगे ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर सेम हुए तो हमारे फर्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो मॉलिक्यूल की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो फर्स्टली होमोएटॉमिक को चेक करें। अब सभी बच्चों को पता है होमो का मीनिंग, क्योंकि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्टडी कर लिया हमने सेकंड चैप्टर में। तो होमो का मीनिंग होता है सेम। तो नेक्स्ट लिखा है एटॉमिक। एटॉमिक का मीनिंग एटम। जो सेम एटम से फॉर्म होगा उस मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे हम? होमो एटॉमिक। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एटम भी हाइड्रोजन, सेकंड भी हाइड्रोजन। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। चेक कर लो, सेम एटम से सेम एटम जब कंबाइन होंगे, कंबाइन होने से जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उसी को बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप लिख दो या फिर सेम टाइप लिख दो आप, या सिंगल टाइप, कुछ भी लिख सकते हो। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2, 2 ही हमारे ऑक्सीजन एटम कंबाइन कर गए और O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। सिमिलरली N2, F2 या फिर O3 इज ओजोन, जो
एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर का एक मॉलिक्यूल है। कैसे फॉर्म होगा? जब 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होंगे तो ओजोन लेयर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रो का मीनिंग सभी स्टूडेंट को पता है कि हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। जब डिफरेंट एटम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन होने से जो फॉर्म होगा उसी को तो मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो वो कहलाएगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चेक करो इसकी डेफिनेशन। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल फर्स्टली बोल दो, फर्स्ट हमारा कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। डिफरेंट एटम है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन। अगर डिफरेंट एटम अटैच हो गए तो जिस भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ उसको बोलेंगे हम हेट्रोएटॉमिक। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो NH3 इज अमोनिया गैस, HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज। चेक करो सभी में क्या है, डिफरेंट एटम है। अगर डिफरेंट एटम है तो ये हमारे रहे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेसिकली चेक कर लो ये सारे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेशन में लिखा था 2 और मोर एटम्स कंबाइन। चेक कर लो यहाँ पे 2 कंबाइन कर गए सभी में, इसमें 3 क्योंकि 2 और मोर लिखा है। अब इनमें चेक कर लो 2 और मोर एटम को चेक करो, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 2 से मोर है कितने इसमें, टोटल 4। इसमें चेक करो एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा क्लोरीन एटम, 2 एटम कंबाइन कर गए। अगर 2 एटम कंबाइन कर गए तो इसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल। कौन सा, जो हमको अच्छे से क्लियर है, हेट्रोएटॉमिक। सिमिलरली अदर को चेक कर सकते हो आप। तो अब चेक करते हैं एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो एटॉमिसिटी क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं हम। तो बोल दिया द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, उसी को एटॉमिसिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी 2। सिमिलरली H2 की फिर से 2। अब फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए फॉस्फोरस के 4 एटम कंबाइन करते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 4, सल्फर की 8। अब सिमिलरली इसकी चेक कर सकते हो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की क्या है एटॉमिसिटी 2। तो इन सारे की एटॉमिसिटी 2 है। ओजोन की पहले ही चेक कर लिया था, एटॉमिसिटी 3। इसी तरह से अगर आपने किसी और मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बतानी है तो सिंपली एटम काउंट करो इसमें कितने हैं, तो जितने एटम हुए उतनी एटॉमिसिटी आप बोल दोगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, नोबल गैसेस क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। बट नोबल गैस को छोड़ के बाकी जो बचे, हाइड्रोजन बोल दो, ऑक्सीजन, सोडियम, कोई भी बोल दो, इनको छोड़कर बाकी जो पेंडिंग बचे वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, किसी ना किसी से कंबाइन कर जाते हैं। तो ये कंबाइन क्यों करते हैं और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट क्यों करते हैं उसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर चेक करने के लिए बेसिकली हमको 3-4 कंसेप्ट और स्टडी करने पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर। अब जिन बच्चों को अभी तक एटॉमिक नंबर नहीं पता तो फर्स्टली वो सुन लो एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमारे पास टोटल, इन सभी को बोलते हैं हम एलिमेंट। तो हमारे पास टोटल केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट को इस तरह के टेबल में अरेंज किया गया हुआ है। उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। दोबारा से फिर सुन लो कि हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट हैं। एलिमेंट ये हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे इतने हैं टोटल। तो उसको एक टेबल में अरेंज किया, उस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब उस पीरियोडिक टेबल में जिसकी पोजीशन फर्स्ट होती है उसका एटॉमिक नंबर है 1। अब जिसकी पोजीशन होगी सेकंड उसका एटॉमिक नंबर 2। तो एटॉमिक नंबर सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन बताएगा
कि कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड या फिर थर्ड, किसी भी पोजीशन पे है वो बता देगा आपको। तो आपने क्या करना है, अब 118 को नहीं लर्न करना, आपने सिर्फ 9th और 10th क्लास के लिए सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट को लर्न करना है विद एटॉमिक नंबर। तो अब चेक करते हैं, कुछ एलिमेंट्स फर्स्ट 20 एलिमेंट को चेक करेंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक नंबर जो इस हाइड्रोजन की पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, तो उस एटॉमिक नंबर को यहाँ पे लिखना है, चेक कर लो, लेफ्ट साइड लिखना है इसके पैर में, ऊपर नहीं लिखना सिर पे, पैर पे लिखना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर हीलियम का 2, लिथियम Li इज लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, फिर बेरिलियम। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो अभी तक फर्स्ट 20 के नेम प्रॉपर नहीं लर्न होंगे, तो फर्स्टली नेम चेक कर लो, क्या नेम बोल रहा हूँ, फिर साथ साथ में एटॉमिक नंबर को लर्न करते जाओ। हाइड्रोजन हीलियम, Li इज लिथियम, फिर बेरिलियम Be इज बेरिलियम, बोरोन कार्बन, N इज नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पे लिख देते हैं नियोन, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इस टेबल में 11th पोजीशन होगी उसकी। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन Si इज सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन Ar इज आर्गन 18। आर्गन के बाद पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19, पोटाशियम के बाद कैल्शियम। तो अब क्या करेंगे, हम एटॉमिक नंबर का एक नया कंसेप्ट लर्न करेंगे। एक कंसेप्ट तो हमने लर्न कर लिया कि एटॉमिक नंबर क्या बताएगा, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो इसके पास 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 ही प्रोटॉन। तो अब लर्न करो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज तो लर्न कर लिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब प्रोटॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल के अंदर। अब बेसिकली लर्न करो, एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस को ऐसे सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम के सेंटर में ऐसे छोटा सा सर्कल लगा के बीच में पॉजिटिव लिख देंगे। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो बेसिकली ये पॉजिटिव इस प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस न्यूक्लियस के आसपास होते हैं शेल, जैसे फर्स्ट शेल, फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर थर्ड के बाद फोर्थ। तो शेल क्या है, बेसिकली सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसी को हम शेल बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के आसपास काफ़ी शेल होते हैं। तो बेसिकली हमने 4 को ड्रॉ कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने तो फर्स्ट 20 एलिमेंट को रीड करना है, तो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट 4th शेल तक ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमें नेक्स्ट 5th 6th या 7th रीड करने की नीड नहीं। तो अब लर्न करना है हमें कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो बता दिया, प्रोटॉन तो सारे इस न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, बट शेल काफ़ी है, तो शेल में, एक शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। तो n क्या है यहाँ पे, l है शेल का नंबर। यहाँ पे चेक करो फर्स्ट शेल, तो n का वैल्यू 1 होगा। फिर इसके लिए सेकंड शेल, तो n का वैल्यू 2, सिमिलरली 3, 4th, नेक्स्ट 5th, 6th, 7th आ जाएंगे। बट हमें 5th, 6th, 7th को तो रीड नहीं करना, 4th तक की हमारा काम चल जाएगा। तो अब चेक करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल तो चेक कर लिया। अब इन शेल के और भी नेम है, वो नेम क्या है, फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, कैपिटल के लिखना है हमें। तो फिर सेकंड शेल को एल शेल, कैपिटल एल, नेक्स्ट को एम और फोर्थ को एन शेल। तो ऐसे भी लर्न कर लो, के शेल, एल शेल, एम और एन शेल। तो अब चलो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं कि किसी भी शेल में कितने आएंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल के लिए n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर अब सभी को पता है 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब चेक करते हैं सेकंड शेल के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 2। अब इसमें पुट करो 2, तो अब पता है सभी को 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आएंगे। अब चेक करते हैं सिमिलरली थर्ड को। तो थर्ड के लिए n का वैल्यू 3। अब 3 का स्क्वायर सभी को पता है 9 मल्टीप्लाई विद 2 18। तो अब थर्ड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आएंगे 18। अब फोर्थ शेल, अब चेक कर लो, जब 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई विद 2 32। तो फोर्थ में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 32। ऐसे ही अगर आपको फिफ्थ शेल के लिए चेक करना है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने फिल कर सकते हो आप। अब हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि किस शेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अब स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंपली ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताएगा कि किसी भी एलिमेंट, सपोज कर लो क्लोरीन, कि क्लोरीन के फर्स्ट शेल, सेकंड या फिर थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा। तो फर्स्टली हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अगर एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। तो चलो फर्स्टली मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इरेज करके सिंपल लगाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ फर्स्ट शेल। तो अब हमें पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब चेक करो, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही आ जाएगा, उसको ऐसे लिख दिया मैं ई नेगेटिव। ई इज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ई नेगेटिव लिख दो या फिर ऐसे लिख दो आप इसको, यहाँ पे सिंपली एक डॉट लगा दो। एक डॉट का मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 क्या बता रहा है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करो हीलियम, हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये किसका एटम है, अब हीलियम एलिमेंट का एक एटम है, तो उसको ऐसे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब लिथियम एटॉमिक नंबर 3, अगर एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन भी 3, बट फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, फर्स्ट में तो सिर्फ 2 आएंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2। पेंडिंग बचा 1, वो किस में आएगा, अब सेकंड में। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे,
फर्स्टली 2 के बाद कॉमा क्या बता रहा है कि अब नेक्स्ट शेल को यूज करोगे। फर्स्ट में तो 2 ही आएंगे, अब नेक्स्ट सेकंड शेल में चेक करो, सेकंड में क्या है 1, तो उसको 2 1 लिख देंगे। अब चेक करो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो 2 2, क्योंकि फर्स्ट में 2 आएंगे, फिर सेकंड में रिमेनिंग 2 लिख देंगे। अब चेक करो फिफ्थ एटॉमिक नंबर 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 3, तो इसका 2 यहाँ पे आ गए 1 2, फिर सेकंड शेल में चेक कर लो 3। सिमिलरली कार्बन को लिख सकते हो अब 2 4, नाइट्रोजन को 2 5, ऑक्सीजन को 2 6, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 6, टोटल हो गए 8 जो इसके पास थे। अब एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट में 2 क्योंकि कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम 2 की है, सेकंड के पास अब 7, चेक कर लो 2 + 7 9। तब नियॉन के पास 2 8। अब हमें पता है सेकंड शेल मैक्सिमम कितने कर सकता है, 8 ही फिल कर सकता है। अब सोडियम के लिए क्या करना पड़ेगा 2 8, यहाँ पे 9 तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 ही आएंगे, तो इसके लिए अब 2 8 1, तो अब यहाँ पे चेक कर लो 2 फिल हो गए, 1 2 3, फिर 4 के बाद 5th, फिर 6th, फिर 7th 8। अब चेक कर लो 2 और यहाँ पे सेकंड में हो गए 8, तो अब थर्ड में क्या होगा यहाँ पे 1, तो 2 8 1 ऐसे लिख दिया। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में सिर्फ 1। अब चेक करो मैग्नीशियम, तो 2 8 2। सिमिलरली अब तो आ गया होगा आपको, इसको लिख सकते हो 2 8 3, फिर 2 8 4, ऐसे करके आप 18 तक लिख लोगे। 2 8 5, फिर 2 8 6, 2 8 7 और 2 8 8। अब चेक करो थर्ड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, थर्ड में मैक्सिमम तो 18 आ सकते हैं, बट हम 8 से ज़्यादा नहीं फिल करेंगे। क्यों नहीं फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ रूल है एक ऑक्टेट रूल। तो अगर ऐसा करेंगे 2 8 फिर 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8। ये ऑक्टेट रूल बता रहा है कि हमने क्या करना है, फर्स्टली 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं। अगर आपके पास 8 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। अब इसका ये कॉन्फ़िगरेशन तो रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोल रहा है आपने सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है। तो अब चेक करो हमारे पास टोटल 9 पेंडिंग बचे थे, तो थर्ड शेल में भी कितने आएंगे 8। अब चेक कर लो 2 और 8 10, 10 + 8 18, बच गया पेंडिंग 1, वो 1 जाएगा फोर्थ शेल में। फोर्थ में क्यों जा रहा है, इस ऑक्टेट रूल के कारण। इसको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि ऑक्टेट रूल काफ़ी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करेगा। अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा इस एलिमेंट का स्टडी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम 8 लिख दिए और पेंडिंग 1 फोर्थ शेल में। अब इसके पास 2 8, फिर यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्टेट रूल को फिर फॉलो करना है, तो 8। अब चेक करो 2 + 8 10, 10 + 8 18, पेंडिंग बच गए 2, तो वो 2 आएंगे फोर्थ शेल में। तो अब हमको 20 एलिमेंट तक की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना था, वो हमने ऐसे इजीली चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि हमारी नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, जो हमने लर्न किया था कि नोबल गैस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, बट इन नोबल गैस को छोड़ के, चलो नोबल गैस पे स्टार लगा देते हैं, हीलियम पे लगा दिया, नियॉन, आर्गन, रिमेनिंग और भी हैं बट वो फर्स्ट 20 से बाहर है, तो फर्स्ट 20 को स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, किसी से भी कंबाइन नहीं करते। बट इन 3 को छोड़ के बाकी क्या है, किसी ना किसी से कंबाइन कर जाएंगे, किसी ना किसी से अटैच हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। तो उस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर क्या है, बेसिकली जिसका डुप्लेट और ऑक्टेट, ऑक्टेट तो आपको पता चल गया
8 इलेक्ट्रॉन। अब डुप्लेट का मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चेक करने हैं? वो चेक करने हैं हमें वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल आपके लिए न्यू टर्म है, तो इसको लर्न करो। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं? लास्ट शेल को। तो फर्स्टली नोबल गैस को ही चेक करो, ऑर्गन को चेक करो, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड शेल क्या है इसका? लास्ट शेल। इस थर्ड शेल को ही आर्गन का क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में आपको ऑक्टेट या फिर डुप्लेट चेक करना है। तो अब चेक करो आर्गन के वैलेंस शेल, लास्ट शेल में ऑक्टेट सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या करेगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, अकेला रह सकता है, उसको किसी के साथ भी कंबाइन करने की नीड नहीं है। तो अब सिमिलरली चेक करो नियॉन। तो फर्स्ट शेल फिर सेकंड क्या है इसका? लास्ट शेल है, तो लास्ट को बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में फिर से ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर 8 कंप्लीट है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, किसी के साथ भी अटैच नहीं होगा। अब चेक करो हीलियम, सिर्फ फर्स्ट शेल है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका फर्स्ट शेल ही क्या है? लास्ट शेल है, क्योंकि नेक्स्ट शेल तो नहीं है इसके पास। तो फर्स्ट शेल ही इसका वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसका क्या कंप्लीट है? डुप्लेट। अगर डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या एग्जिस्ट करेंगे? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा और लर्न करो कि डुप्लेट वर्ड है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए। चेक थोड़ा सा अच्छे से लर्न करो। ऑक्टेट वर्ड किसके लिए है? फर्स्ट को छोड़ के बाकी जितने भी शेल बचे, सेकंड बचा, थर्ड बचा, चाहे फोर्थ, सभी के लिए ऑक्टेट। बट डुप्लेट किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए। तो फर्स्ट के लिए डुप्लेट ही क्यों? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट में मैक्सिमम कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इसी के कारण फर्स्ट शेल के लिए सिर्फ और सिर्फ डुप्लेट। अब चेक करो फर्स्ट शेल में 8 तो आ ही नहीं सकते थे। अगर 8 नहीं आ सकते तो उसके ऑक्टेट की बात नहीं करेंगे, तो फर्स्ट के लिए बात करेंगे डुप्लेट की। तो अब चेक करो इसका डुप्लेट कंप्लीट, अगर डुप्लेट कंप्लीट तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब चेक करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कौन सा शेल है? फर्स्ट। अगर फर्स्ट शेल है तो इसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट, तो डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करेगा। ऐसे ही किसी को भी चेक कर लो, इस बेरिलियम को चेक कर लो, बोरोन को, कार्बन को, किसी का भी चेक कर लो, किसी का भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। अगर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, इसी ऑक्टेट या फिर डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी से कंबाइन करेंगे। सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, किसी को भी चेक कर लो, तो किसी का भी ऑक्टेट या फिर चलो डुप्लेट तो यहाँ पे चेक ही नहीं करना, क्योंकि डुप्लेट तो सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए है, रिमेनिंग के लिए ऑक्टेट। किसी का भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो बेसिकली हमको इसका आंसर मिल गया कि कौन सा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और क्यों एग्जिस्ट करता है। जिसका बेसिकली डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये तो हमने चेक कर लिया कि जिसका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट नहीं कंप्लीट वो कंबाइन करेगा। कंबाइन करने का मीनिंग बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये चेक करना है हमें कि क्यों कंबाइन करेगा। सिंपली उसका आंसर है अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सिंपली जिसका डुप्लेट या ऑक्टेट नहीं कंप्लीट वो कंबाइन करता है। क्यों? उसका आंसर भी यही है कि अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करेगा। अब चेक करो इसका पहले से ही कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तो नहीं कंबाइन करता। अब इसका नहीं कंप्लीट तो इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करेगा। अब कंबाइन करने को हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म करना। अब हमें यह चेक करना है कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कौन सा कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा वो हमें बताएगा वैलेंसी का कंसेप्ट। वैलेंसी का सिंपली मीनिंग भी यही है कि एक एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर कोई एक बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका वैलेंसी 1,
अगर कोई 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका वैलेंसी 4। तो अब इसका थोड़ा सा मॉडरेट डेफिनेशन चेक करते हैं। सिंपली तो हमने लर्न कर लिया कि वैलेंसी का मीनिंग एक एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं थोड़ा सा। तो इसको लिखेंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि कंबाइन करने को ही बोलते हैं हम बॉन्ड फॉर्म करना। तो बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी, तो उसको बोल दिया द कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? किसके कंबाइन करने की कैपेसिटी? किसी एटम की। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम? वैलेंसी। अब एटम किसके होते हैं? एटम होते हैं इन एलिमेंट्स के। तो बोल देंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या बोल दिया? वैलेंसी। अब चेक करते हैं हम कि वैलेंसी को हम इन एलिमेंट की वैलेंसी को कैसे फाइंड करेंगे। तो वैलेंसी का फर्स्टली मीनिंग अच्छे से याद कर लो कि बॉन्ड कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो फर्स्टली इस नोबल गैस को, जिन पे स्टार लिखा है, नोबल गैस तो कंबाइन नहीं करती। अगर नहीं करती, इनकी वैलेंसी 0 है, पहले ही लिख देते हैं। आर्गन की वैलेंसी भी 0, नियोन की वैलेंसी भी 0। अब जो रिमेनिंग बच गए सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो वैलेंसी फाइंड करेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि सेम से वर्ड है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली हमने वैलेंस शेल को लर्न कर लिया कि लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। अब इसका लास्ट शेल चेक करो, 4th। अगर भूल गए फिर से चेक करो, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताएंगे हमें? वैलेंसी कि कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो उसका वैलेंसी भी 1। ये तो सिंपली हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, वैलेंसी को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ऐसे ही अपनी कॉपी पे नोट कर लेना इसको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो 1 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसका वैलेंसी 1 है। अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, अब इसको छोड़ दो क्योंकि इसका तो डुप्लेट कंप्लीट, शेल कंप्लीट है, तो इसका वैलेंसी तो 0 है। अब चेक करो इसका वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी भी 1, सिर्फ 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब सिमिलरली इसको चेक करो, इसको ऐसे मत बोल देना कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड। फर्स्ट शेल को छोड़कर बाकी के लिए क्या है? ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करेगा कितने? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो तो वैलेंसी भी 3। ये कंसेप्ट कब तक चलेगा? अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी तरह से जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4, वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसका वैलेंसी 4। तो चलो फर्स्टली इनको चेक कर लें। तो इसका वैलेंसी 1, इसका 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी 3, कार्बन के पास 4 तो वैलेंसी 4। अब 5, 6, 7 आ गए, इसको बाद में चेक करेंगे। फिर यहाँ पे चेक करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो कंसेप्ट क्या बता रहा है? वैलेंसी 1, सिर्फ 1 बॉन्ड फॉर्म करेगा, सोडियम। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4। इसको फिर छोड़ दो, 5, 6, 7 आ गए, इसकी बाद में बात करते हैं। अब पोटाशियम और कैल्शियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी 2, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा 1 कैल्शियम एटम। अब बात करेंगे हम उनकी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या फिर 8 है। तो इनके वैलेंसी का अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो कि ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या फिर 8 है,
तब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 से लेकर 4 तक, तब ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, तब सीधा बताना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1, अगर 4 हुए तो वैलेंसी भी 4, अगर 4 से इंक्रीज कर गए 5, 6, 7, 8 तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो चेक करते हैं इसको। तो अब चेक करो नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 8 - 5 कितना आएगा 3, तो इसका वैलेंसी 3, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन 8 - 6 2, तो वैलेंसी 2। फ्लोरीन का 8 - 7 सिर्फ वैलेंसी 1। अब चेक करो फॉस्फोरस, फिर से 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंसी आ जाएगा 3, इसका 8 - 6 2, इसका 1, इसका चेक कर लो 8 - 8, 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करो 8 तो 0 ही आएगा। चलो वो तो पहले ही लिख दिया था कि ऑक्टेट और इसका डुप्लेट कंप्लीट पहले से ही, तो वैलेंसी 0, कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। तो इनका चलो पहले चेक हो गया इस वैलेंसी के इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे वैलेंसी चेक करना सीख लिया कि कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली अगर आपको किसी का भी वैलेंसी बताना है तो बेसिकली फर्स्टली आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं आता तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते तो वैलेंसी तक नहीं पहुंच सकते। तो वैलेंसी किसी का भी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली आपको एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर लर्न करोगे फिर कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन सीख कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल से इसको इन 2 फॉर्मूले की हेल्प से इजीली बता दोगे आप। तो इस एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।